ब्लड इज व्हाट, ब्लड क्या है एग्जैक्टली तो आप ये कहेंगे ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। बेटा क्या है, कौन सा टिश्यू है ब्लड, तो आप कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। अब आपके माइंड में क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा, सर टिश्यू क्या होता है, तो क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि व्हेन सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड या सेम काइंड, हो सकता है सेम काइंड की सेल्स, हो सकता है डिफरेंट काइंड के सेल्स भी आ सकते हैं, नो डाउट, तो अगर वो क्लस्टर हो जाएं एक जगह और ऑर्गेनाइज होकर एक फंक्शन परफॉर्म करने लगें तो हम लोग कहते हैं दे आर फॉर्मिंग अ टिश्यू, राइट। ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट काइंड के टिश्यूज हैं बेटा, जिसको मेजरली हम लोग ओनली 4 काइंड के टिश्यूज को स्टडी करते हैं। व्हाट आर दीज, तो नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि हमारी स्किन एपिथेलियल टिश्यू है, हमारी बॉडी की इंटरनल लाइनिंग्स, जीआई ट्रैक्ट, ये सभी एपिथेलियल टिश्यू से फॉर्म हो रहे हैं। दूसरा टिश्यू हमारे पास आता है कि मस्कुलर टिश्यू। अगर मैं मसल्स की बात करूं तो डिफरेंट काइंड की मसल सेल्स हैं, कार्डियक सेल है ना, कार्डिक मसल सेल्स हैं, कार्डिक हार्ट भी तो कार्डिक सेल्स है ना, बेसिकली कार्डिक मसल का बना हुआ है मस्कुलर टिश्यू। तो अब इसके अलावा स्केलेटल सेल्स, स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, स्टीरिएटेड है, नॉन स्टीरिएटेड नेचर की है, इनवॉलेंट्री है या वॉलेंट्री नेचर की है। तो यस डिफरेंट काइंड की सेल्स हैं, अगर ये मसल सेल्स हैं तो टिश्यू फॉर्म कर रही होंगी ऑर्गेनाइज होकर, तो मस्कुलर टिश्यू बन गया, जिसका काम होता है लोकोमोशन करना, बॉडी की मूवमेंट कराना, लोकोमोशन करना, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, इरिटेबिलिटी शो करती हैं, स्टिमुलाई परसीव करती हैं, सेंसिटिव होती हैं, चलो वो तो प्रॉपर्टी इनकी बात है। थर्ड टाइप का जो टिश्यू हमारी बॉडी में है दैट इज योर कनेक्टिव टिश्यू, जिसकी बात हम आज करने वाले हैं, जिसमें ब्लड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू में लिम्फ भी आता है, राइट, हमारा बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, इजी, कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, और इन सब के बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा है। चौथा कैटेगरी था टिश्यू का, दैट इज योर नर्वस टिश्यू बेटा, और नर्वस टिश्यू यानी कि आपका ब्रेन का जो सेल्स हैं क्लस्टर होकर टिश्यू बना रही है, नर्वस टिश्यू, ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये सारी चीजें नर्वस टिश्यू हैं। लेकिन इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेसिफिकली ब्लड बेटा, क्या ब्लड को स्टडी करेंगे। तो ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा, क्योंकि पूरी बॉडी में ये कनेक्ट कर रहा है डिफरेंट पार्ट्स को। आप कहते हो सर मुझे कि सर ब्लड यहां से फ्लो करके यहां जा रहा है, हार्ट इसको पंप कर रहा है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, राइट है जी, और ये हार्ट ब्लड को जो कनेक्टिव टिश्यू है बॉडी के अलग अलग पार्ट में पुश कर रहा है, अलग अलग पार्ट में पंप कर रहा है, ब्रेन में भी भेज रहा है, किडनी में भी भेज रहा है, मसल्स में भेज रहा है, हमारे जीआई ट्रैक्ट में भेज रहा है, हमारे अदर बॉडी ऑर्गन्स में भेज रहा है। तो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है बेटा, और जब ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो अपने साथ न्यूट्रिएंट कैरी कर रहा है। न्यूट्रिएंट सर ग्लूकोज एक न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट है ना, एनर्जी देता है, प्लस आपके विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल्स हैं, ये सब न्यूट्रिएंट ही तो हैं। कुछ एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट हैं, कुछ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट हैं, बॉडी के सेल्स मतलब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट, कुछ आपके डिफिशियंसी डिजीज से प्रिवेंट कर रहे हैं, कोई डिसऑर्डर से क्रिएट होने से बचा रहे हैं। तो कितने टाइप के न्यूट्रिएंट हमारे पास अवेलेबल हैं, यस, और ऑल दीज न्यूट्रिएंट आर ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट वन थिंग। सेकेंड थिंग, अब ब्लड के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं वन बाय वन। यस बेटा, कनेक्टिव टिश्यू, तो आपके माइंड में एग्जांपल आ गया जो हमें इस पोर्शन में पढ़ना है, दैट इज योर ब्लड। तो ब्लड हमने यहां पर मेंशन कर दिया, सर ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अब आपके माइंड में दूसरा क्वेश्चन ये राइज हुआ कि ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा, तो हमने इसको भी डिस्कस कर लिया कि बॉडी, पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट कर रहा है, बॉडी में बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है न्यूट्रिएंट को, ये ट्रांसपोर्ट ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स या एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को निकाल के ला भी रहा है, साथ साथ ये गैसेस ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है। तो हम कुछ कुछ फंक्शन मेंशन कर देते हैं कि ब्लड रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। क्या ये पॉइंट क्लियर है, पहला पॉइंट? यस बेटा, एवरीवन, बढ़िया बढ़िया। दूसरा कि ये सर ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट के अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी कर रहा है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट भी है, वेरी इजी।
बिल्कुल ठीक है, न्यूट्रिएंट अलग होते हैं, गैसेस अलग होते हैं। गैसेस को न्यूट्रिएंट तो नहीं कह सकते हम लोग, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो वो एनर्जी देते हैं, ना ही वो बॉडी में ऐसा कोई काम कर रहे हैं। हाँ, हमारे रेस्पिरेटरी प्रोसेस में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो गैसेस ऑक्सीजन आपका ब्लड ही बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचा रहा है। हीमोग्लोबिन वो काम कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के सेल्स में बन रही है एज ए रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को उन सेल से निकाल कर हार्ट तक, लंग तक पहुंचाने का काम फिर ब्लड का ही है, और लंग से फिर बाहर रिलीज हो जाती है। तो बात तो समझ आती है कि हाँ, गैसेस का ट्रांसपोर्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारा ब्लड कर रहा है। तो कौन सी गैसेस है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इन द टर्म ऑफ योर रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस? तो वी कंसर्न इट विद और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंसर्न हमारा है, और दूसरा कंसर्न हमारे साथ बेटा ऑक्सीजन का है। नाइट्रोजन भी एयर में होती है, लेकिन नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, आप सब जानते हैं इनर्ट गैस है, और हमारी बॉडी में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही है, ऐसे सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डायरेक्टली इन गैसेस फॉर्म में, राइट। तो हम लोग कंसर्न है अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग कंसर्न अबाउट ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा बेटा, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट गैसेस के अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन भी कर रहा है, ठीक है जी, लिख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स बेटा, है ना। विटामिन एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट तो हो ही रहा है, इसी के थ्रू हो रहा है। और आप कहोगे सर जो सेल्स में वेस्ट मटेरियल क्रिएट हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, क्योंकि भाई मेटाबॉलिक प्रोसेस तो हो रही है सेल्स में, तो वहाँ वेस्ट मटेरियल एज अ बाई प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो उस वेस्ट मटेरियल्स को, वेस्ट सब्सटेंसेस को उस सेल से निकाल कर लाने का काम भी तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही हो रहा है। तो मैं कहूँगा यस, कलेक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल में भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन, मिनरल एंड वेस्ट मटेरियल भी लाग दो, ऐसे चल जाएगा, एंड वेस्ट मटेरियल्स। ये सेल से निकाल कर लाने का काम होगा बाहर की तरफ। तो मेरे पास एक चीज क्लियर हो गई, कनेक्टिव टिश्यू एग्जाम्पल मैंने ब्लड लिया, इसके अलावा ब्लड के अलावा लिम्फ भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, राइट। पर हम लोग लिम्फ को एज ए सच डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ब्लड को ज़्यादा पढ़ने वाले हैं अभी। अब एक तरफ मैंने इसकी कंपोजिशन, एक तरफ मैंने इसकी फंक्शनिंग की बात कर ली, दूसरी तरफ मैं बात करता हूं इसकी कंपोजिशन की, तो मैं कहूँगा ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है। तो अगर हम अपने इस लेवल की बात करें बेटा, अभी की बात करें, इस लेवल की बात करें, तो आप कहोगे सर ब्लड में ब्लड प्लाज्मा होता है, जो फ्लूइड लाइक पार्ट है, फ्लूइड जैसा सब्सटेंस है ब्लड प्लाज्मा। और फिर सर ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं इन फ्लूइड्स में, एम्बेडेड है, फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिखा यहां पर कि पहला पार्ट हो गया भाई ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा पार्ट हो गया हमारा इसी में ब्लड कॉर्पस्कल्स, ब्लड कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स मतलब सेल्स के हो गए बेटा, इन दोनों कंपोज्ड है, तो हम यहां लिख देते हैं यस, ब्लड कंपोज्ड ऑफ, इट्स कंपोज्ड ऑफ टू फैक्टर्स, टू थिंग्स, एक ये और एक ये हमने यहां पे समझ लिया। जब हमने बात की आपसे कि प्लाज्मा की बात कर रहे हैं बेटा, तो प्लाज्मा एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है। कैसा है जी? फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है ना, फ्लूइड जैसा, लिक्विड जैसा है प्लाज्मा, लिक्विड जैसा है। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ? हाँ हुआ। तो प्लाज्मा क्या है बेटा? फ्लूइड लाइक सब्सटेंस। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो आप कहोगे सर इस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं ब्लड प्लाज्मा में। जब हम लोग बात करते हैं कि हमारे ब्लड में प्रोटीन है, तो रियलिटी हम बात कर रहे होते हैं एल्बुमिन की, हम लोग बात कर रहे होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, ग्लोबुलिन्स की, और हम लोग बात कर रहे होते हैं डिफरेंट कोलाजन एंड अदर टाइप की प्रोटीन्स की, राइट। बहुत टाइप की प्रोटीन्स होती हैं ब्लड प्लाज्मा, फाइब्रोजिन की बात कर रहे होते हैं, फाइब्रिन की बात कर रहे होते हैं, राइट, प्रोथ्रोम्बिन की बात कर रहे होते हैं, एंजाइमेटिक प्रोटीन की बात कर रहे होते हैं, जो हमारे ब्लड में मिलती हैं। तो ये ब्लड में कहां पर है? ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। कुछ का एग्जांपल मैंने लिखा यहां पर और कुछ बताया भी, जैसे लिख देता हूं मैं यहां पर ब्लड प्रोटीन्स कौन कौन सी। फॉर एग्जांपल श्योरली आसानी से याद कर सकते हैं, एल्बुमिन, एल्ब्यूमिन, ब्लड एल्बुमिन, यानी कि हमारे ब्लड में मिलने वाला एल्बुमिन। अंडे में भी एल्बुमिन होता है, हमारे ब्लड में भी एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन हो गया। और क्या बेटा? आप ले लीजिए ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन, राइट। एग्जाम्पल है इम्यूनोग्लोबुलिन, जो हमारे ब्लड में
प्रेजेंट है इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडीज जो बाहर से आने वाले पैथोजन को पकड़ती हैं, प्रोटीन नेचर की हैं वो, एंटीबॉडी लिख सकते हैं आप इसमें, एंटीबॉडी, राइट। और क्या प्रेजेंट है बेटा, प्रोटीन हो गए, और प्रोटीन का नाम लिख लीजिए, एक और प्रोटीन का आप लिख सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन, अच्छा प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन। चलो सफिशिएंट है, आपके इस लेवल पे सफिशिएंट है, कुछ प्रोटीन के नाम हमने समझ लिए। प्रोटीन के अलावा और क्या प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे सर प्रोटीन के अलावा प्लाज्मा में मिनरल्स हैं, आइंस हैं, राइट। तो मैंने कहा ठीक है चलो मिनरल्स एंड आइंस, और क्या है सर, वाटर। अरे भाई वाटर तो अमाउंट सबसे ज्यादा ही होता है, काफी अच्छा अमाउंट होता है वाटर। तो वाटर एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर हमेशा प्रेजेंट है। तो वाटर है, मिनरल्स हैं, आइंस हैं, प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट भी तो हैं, यूरिक एसिड भी होता है थोड़ा सा, राइट, अमोनिया भी होता है थोड़ा सा, यूरिया होता है। तो ऐसी बहुत सारी, तो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं यहां पर कि और क्या है सर, और प्रेजेंट है। चलो ब्लड में यूरिया भी होता है थोड़ा सा, मतलब यूरिया हमारे नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया की फॉर्म में तो होता है। कुछ को अमाउंट में अमोनिया भी होगा, पर वो अमाउंट काफी कम होगा अमोनिया का। यूरिक एसिड भी होगा, लेकिन वो भी काफी कम होगा, वेस्ट प्रोडक्ट है वो, हमारे लिए काम का नहीं है बेटा, बाहर रिलीज करना है हमें। यूरिया भी, अमोनिया भी, यूरिक एसिड भी। तो मैंने लिखा यूरिया प्लस अमोनिया प्लस यूरिक एसिड। पर अगर मैं बात करूं इन तीनों की, ये तीनों ही वेस्ट प्रोडक्ट है बेटा, तीनों के तीनों वेस्ट प्रोडक्ट हैं, तीनों के तीनों वेस्ट प्रोडक्ट हैं। हमारे ब्लड में नहीं रहनी चाहिए ज्यादा लंबे टाइम तक, नहीं इनका अमाउंट बढ़ना चाहिए। हम लोग यूरिया को यूरिन के थ्रू या यूरिन के फॉर्मेट में रिलीज करते हैं बाहर ब्लड से निकालकर। अमोनिया भी थोड़ा अमाउंट में होता है, अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन से बनता है अमोनिया, लेकिन हम लोग उस ज्यादा अमाउंट अमोनिया को गैदर नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, हम भी इसको रिलीज करते हैं बाहर, यूरिन नहीं जाता है। तो यूज क्या है इसका? अमोनिया जनरली बेटा थोड़ा अमाउंट अगर प्रेजेंट है, वो इसलिए प्रेजेंट होता है कि बफर, ये हम कह सकते हैं कि हमारी जो पीएच है उसको बैलेंस कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन कर रहा है। तो थोड़ा अमाउंट में वाटर और पीएच के बैलेंस को मेंटेन करने में अमोनिया का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए थोड़ा अमाउंट रहता है, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बढ़ेगा तो डेफिनेटली हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे और वो कॉज करेगा, राइट, वो हार्मफुल इफेक्ट्स आएगा, इसलिए ज़्यादा इकट्ठा होना ही नहीं चाहिए, रिलीज करता है बॉडी से। यूरिक एसिड भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ये फैट के मेटाबॉलिज्म में बनता है बेटा, फैट का मेटाबॉलिज्म जब होता है तब ये यूरिक एसिड बनते हैं, ये भी हार्मफुल है। इसके ज्यादा बनने से आपकी जॉइंट पेन होना शुरू हो जाती है, काफी लोगों को जॉइंट पेन होना शुरू हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ा, जो ब्लड में आ गया, और ये ब्लड में जब यूरिक एसिड ज्यादा अमाउंट में रहा तो ये यूरिक एसिड आपके जॉइंट्स में जाके एक्यूमुलेट कर गया। क्रिस्टल है बेटा, ये क्रिस्टल के फॉर्मेट में होता है और एक्यूमुलेट करता है जॉइंट्स पर जाकर। तो जॉइंट में ये क्रिस्टल एक्यूमुलेट होते हैं यूरिक एसिड के, ऑक्सिलेट्स के, तो फ्रिक्शन कॉज करता है बेटा। जो हमारी वहां साइनुअल मेम्ब्रेन है जॉइंट के बीच में, वहां पर साइनुअल फ्लूइड रिलीज कर रही होती है, तो वो चीजें कम होने लगती है, फ्रिक्शन होती है वहां पर, इन्फ्लामेशन हो जाएगा इन्हीं यूरिक एसिड के क्रिस्टल से, और फिर पेन होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थराइटिस, गॉटी अर्थराइटिस कहा जाता है। तो ये वेस्ट मटेरियल है, राइट। तो प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, वाटर्स हैं, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड वेरी माइन्यूट अमाउंट में, प्लस और क्या लिखेंगे आप, लिख सकते हो सर इसके अंदर प्रेजेंट है, इसमें और क्या, तो आप लिखिए सर ग्लूकोज भी तो है, अमीनो एसिड्स भी हैं, और फैटी एसिड्स भी हैं कुछ बेटा, फैटी एसिड्स भी हैं, ठीक है, फैटी एसिड्स भी हैं, एफए लिख दिया, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज भी है। ऐसे तो सच थोड़ा अमाउंट में ब्लड के अंदर मिलता है, वैसे सच और कहीं नहीं मिलता, बाकी ब्लड में मिल जाता है थोड़ा बहुत। तो ये सब चीजें ब्लड के अमाउंट में प्लाज्मा में प्रेजेंट है, दिस आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा, प्लाज्मा की बात क्लियर हुई? यस सर। अब जब हम लोग प्लाज्मा समझ चुके थे तो हमें एक चीज और देखनी थी सर, प्लाज्मा के अलावा ब्लड में प्रेजेंट है ये क्या है हमारा, ब्लड कार्पसल्स हैं, ये
ब्लड कार्पसेल्स। अब ये ब्लड कार्पसेल्स कौन कौन सी हैं, चलो देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं ब्लड कार्पसेल्स की। अच्छा, नाउ ब्लड कार्पसेल्स पढ़ते हैं बेटा। ब्लड कार्पसेल्स, जब भी आपसे कोई पूछने लगे बताओ भाई बताओ ब्लड कार्पसेल्स क्या है, तो घबराना नहीं बिल्कुल बच्चों, कहना सर ब्लड में प्रेजेंट सेल्स आर ब्लड कार्पसेल्स। कौन सी सेल्स, तो आप कहोगे मुस्कुराते हुए कि सर सबसे पहले बात करूंगी मैं इरिथ्रोसाइट्स की, तो आप बताएंगे सबसे पहले इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स का मतलब आप कहेंगे आरबीसीज यानी रेड ब्लड कार्पसेल्स बेटा, आप कहेंगे रेड ब्लड कार्पसेल्स, राइट। ऐसी दिखती हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स, तो आप कहोगे सर ये दिखेंगी कुछ ऐसी, डिस्क लाइक शेप होता है बेटा, इधर कॉनकेव है इधर कॉनकेव है, दो जगह कॉनकेविटी आ रही है मेरे पास, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, तो बाई कॉनकेव इसका शेप हो गया, यानी कि इस पॉइंट पर, और रियलिटी में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। डिस्क हम लोग खेलते हैं डिस्क वाली, वही डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, बाई कॉनकेविटी है, और ये हमारे पास ह्यूमन आरबीसी है। तो आप लिख सकते हैं डिस्क शेप है ये। दूसरी बात सर ये बाइकॉनकेव है। तीसरी बात इसके बारे में, तीसरी बात क्या है बेटा, नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। तीसरी बात ये है कि ये आपकी आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड है। कौन सी आरबीसी ई न्यूक्लिएट होती है, तो मैच्योर आरबीसी बेटा, प्रीशा माइशा ई न्यूक्लिएट का मतलब क्या हुआ माइशा, मतलब न्यूक्लियस इसमें हट जाता है फिर। हाँ बिल्कुल, न्यूक्लियस नहीं है प्रेजेंट सर। हमारी जो मैंने लिखा साथ में मैच्योर वाला आरबीसी, जो मैच्योर आरबीसी यानी हमारे के पास हैं, अब आपके पास भी हैं, ये मैच्योर आरबीसीज हैं, तो इनमें न्यूक्लियस नहीं है, एब्सेंट हो गया है। तो क्या मैं जब कहूं कि इमैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, तो राइट, यस, इमैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। तो इमैच्योर कौन सी होती है फिर? या जब हमारी आरबीसी बन रही होती है बेटा, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो में। हमारी लॉन्ग बोन्स जो होती हैं उनमें लॉन्ग बोन्स के अंदर एक रेड बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो में आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा होता है, तो वहां पर वो फॉर्म हो रही हैं। तो न्यूली सिंथेसाइज आरबीसीज जो हैं, जो अभी अभी सिंथेसाइज हुई हैं, वो इमैच्योर होती हैं, थोड़े टाइम में वो मैच्योर हो जाती हैं और हमारी बॉडी के ब्लड में आ जाती हैं, राइट, वो मैच्योर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बन रही थी वो न्यूक्लिएटेड थी, लेकिन जस्ट दे गेट मैच्योर, दे लूज देयर न्यूक्लियस एंड बिकम ई न्यूक्लिएटेड बेटा। डन है? ओके, हाँ देखो बहुत आसान है। एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी शेप है डिस्क लाइक और बाइकॉनकेव कहा और ई न्यूक्लिएटेड है, राइट। ये तो हुई मैमल की आरबीसी, हम लोग मैमल हैं, लेकिन कोई एक ऐसा मैमल भी है क्या जिसके पास न्यूक्लिएटेड आरबीसी हो? वैसे ये एडवांस क्वेश्चन है आपका, सीबीएसई में 10th में नहीं पूछेगा, कभी भी आपसे नहीं पूछने वाला। लेकिन हाँ, अगर आप कॉम्पिटेटिव पार्ट में एग्जाम तैयारी कर रहे हो या आगे का सोचा कि हाँ मुझे नीट या मेडिकल एग्जामिनेशन, तो अगर आप सोच रहे हो कि सर नीट क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला पॉइंट भी। वो क्या है देखो, कैमल एंड लैमा, LEMNA है लैमा, ये दोनों भी मैमल हैं, कैमल एंड लैमा लाइक अस, लेकिन इनमें मिलती है न्यूक्लिएटेड आरबीसीज। यहां पर न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होती हैं, न्यूक्लिएटेड आरबीसीज है बेटा, मतलब इनकी आरबीसी के पास न्यूक्लियस है। ये एक एक्सेप्शन है जो हमने यहां बता दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। इस पे क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ बेटा। अब दूसरी बात हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ये है कि चलो सर ठीक है, इतनी बात समझ आती है कि यहां पर अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है इसके पास,
इस पिगमेंट का नाम रख दिया हमने हीमोग्लोबिन बेटा। क्या नाम रखा? हीमोग्लोबिन, HAEMOGLOBIN, हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी के पास एक पिगमेंट है दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। पिगमेंट है तो कैसा पिगमेंट है सर? तो कहेंगे सर प्रोटीनियस पिगमेंट है, ये प्रोटीन का बना हुआ पिगमेंट है। राइट है। चलो हीमोग्लोबिन, जैसे मैंने बताया था ग्लोबिन एक पिगमेंट है ब्लड के अंदर, ग्लोबिन पीछे लिखा था, तो यहां पे हीमोग्लोबिन वर्ड है। हीमो मतलब एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट बेटा। कैसा? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। Fe एक मेटल है, वो इस ग्लोबिन में एसोसिएटेड है और बन गया हमारा हीमोग्लोबिन। डायग्राम नहीं पूछ रहे आपसे, कोई भी नहीं पूछ रहा, लेकिन ये वर्ड पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन क्या है, कहां मिलता है, कौन सा सेंट्रल मेटल आयन है हीमोग्लोबिन में। तो सेंट्रल मेटल आयन आपका आयरन हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इस पर बेस क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में, अच्छे एग्जाम्स में। अब ये हीमोग्लोबिन बेटा जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन, सोचो मैंने हीमोग्लोबिन को सिंबलाइज किया HB से। कैसे बेटा? HB, HB क्या है? हीमोग्लोबिन है। ये HB को सिंबलाइज कर लिया हीमोग्लोबिन को HB से। O2 जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, या हम कहें कि इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन होती है तो फॉर्मेशन हुआ हमारा ऑक्सी हेमोग्लोबिन। चलो इसको याद करना आसान था, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन अपने साथ बाइंड कर कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेट में, इतना हमें याद रहता है। लेकिन बेटा हम लोग ये भी याद रखने वाले हैं यहां पर माइंड में कि सर जब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो क्या बनता है? तो आप कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनेंगे? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो लिखा हमने कार्ब। अच्छा, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे क्या? हम लोग यही बात कर रहे थे कि हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो हमारे आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है। जब हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन से और ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो कंपाउंड बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इतना हमें पता था। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो एक ऐसी गैस है जो हमें नहीं चाहिए, हमारी बॉडी से बाहर रिलीज होनी चाहिए, तो हमारा ब्लड का जो आरबीसी है उसका जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है सेल्स में से ऑक्सीजन को कैप्चर करता, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है हर सेल्स के अंदर से, वहां जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ रहा है और फिर बाइंड कर कर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेट में बना के ला रहा है हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का कंपाउंड ये तैयार हो गया हमारा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये कंपाउंड बन गया। अच्छा, अब आप कहो सर ये है मेरे पास हीमोग्लोबिन, ये है मेरे पास हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है बाइंड करने की ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, अच्छी कैपेसिटी है, बाइंड करता है ठीक ठाक। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया बेटा, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा और कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर जाएगा ज्यादा अच्छे से। तो मैंने डार्क अच्छे तरीके से दिखा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड से बॉन्डिंग एफिशिएंसी, बाइंडिंग एफिशिएंसी हीमोग्लोबिन की ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऐसा ही है जैसे कि आपकी क्लास में आपके काफी सारे दोस्त होंगे, राइट, मायशा के फ्रेंड्स होंगे। अब कुछ फ्रेंड्स के साथ आपका ऐसा होगा कि ठीक है, ओके ओके, अच्छा फ्रेंड है, चलते हैं, काम चलता है। लेकिन कुछ ऐसे होंगे भाई क्लोज फ्रेंड है, राइट। तो जैसे ही कोई क्लोज फ्रेंड के साथ कोई आपका फ्रेंड है, नॉर्मल फ्रेंड है, हाय हेलो, आप जा रहे हैं, जैसे ही आपको क्लोज फ्रेंड मिलते हैं आप कहते हो टाटा बाय बाय प्रॉब्लम फ्रेंड्स, उसे छोड़ के निकल लेते हो। तो वही कहानी ये भी है, इस हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिशिएंसी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्यादा है बेटा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, सही है। तो जब भी हम अपने ऐसी एनवायरमेंट में चले जाएं, कैसे एनवायरमेंट में, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई ऐसा बंद रूम है या ऐसा कोल माइंस है, कोल माइंस जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है मान लीजिए, या कैसी इंडस्ट्री है जहां कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बन रहा है, बर्निंग हो रही है किसी कोल वगैरह की, या ऐसा एरिया, या पोल्यूटेड एरिया है, इंडस्ट्री का एरिया है, या किसी रेड लाइट का एरिया है जहां पे बहुत इंजन पोल्यूट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहे हैं, वहां पर आपको हमेशा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आपको फील होता है कंजेशन। क्यों?
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट उस एरिया में ज़्यादा है, वो आपके नोज के थ्रू लंग्स में जा रहा है, लंग्स से ब्लड में जा रहा है। जैसे ही ब्लड में CO2 पहुंचता जाता, ऑक्सीजन को छोड़कर हीमोग्लोबिन CO2 से बाइंड कर जाएगा। अब आपकी हर सेल के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम होने लगेगा, आपको फीलिंग ऑफ कंजेशन और फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस फील होने लग जाएगा। क्या बात समझ आ गया? अब तीसरी बात बेटा, अब मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भाई साहब ऐसे है बेटा, ऐसे समझो कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है ना, हाँ कर सकता है, बिल्कुल करता है ये भी, तो एक बड़ा ही अलग ही लेवल का काम चल जाता है। क्या? ये एक परमानेंट बाइंडिंग करता है। हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड की परमानेंट बाइंडिंग होती है। अब इस बॉन्ड को कोई तोड़ नहीं सकता। ऑक्सीजन आएगी तो भी नहीं टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो भी नहीं टूटेगा। इसका मतलब ये निकलता है सर, हीमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत ज्यादा एफिशिएंट बाइंडिंग है CO2 के कंपैरिजन में और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। अगर मैं रेशो निकालूं एक डाटा बेसिस पर, तो बेटा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड किया, उससे ज्यादा 20 टाइम ज्यादा बाइंडिंग एफिशिएंसी है हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब इसके कंपैरिजन में यहां पर आता हूं तो 200 टाइम्स, सोचो 200 टाइम्स इतनी ज्यादा अच्छी इफिशियंसी कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ एज कंपेयर टू दिस एंड दिस। तो समझो परमानेंट बाइंडिंग हुई। अब चलो परमानेंट बाइंडिंग तो हुई, लेकिन कंपाउंड बना होगा, जैसे यहां पे कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बना, यहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, तो इस कंपाउंड का नाम क्या बना? इसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बेटा। क्या नाम है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या ये मेरी बात समझ आती है ना? अब हमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पता चल गया, हमें कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन पता चल गया, हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन पता चल गया। अब मैं कहानी बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। इसके बाद आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, माइंड में ब्लो करती रहेंगी, ट्विंकल करती रहेंगी, यार ये तो कमाल की बात थी और हमें तो याद हो गया। इसी वो कहानी ऐसी थी, सर्दियों का दिन था बेटा, बहुत सर्दियां पड़ रही थी। एक ऐसा जगह थी, एक रूरल एरिया में एक छोटा सा घर था मान लीजिए। उस घर में 4-5 लोग रह रहे थे। एक घर का मतलब है एक रूम, मैं कह रहा हूं, है ना, एक रूम है, क्योंकि अब रूरल एरिया में छोटे छोटे घर हैं, तो वहां पर एक रूम में रह रहे हैं और ज्यादा मतलब 5, 6, 8, 10 लोग एक रूम के अंदर रह रहे, मान लीजिए, ऐसा समझिए। सर्दियों का टाइम है, तो उन्होंने क्या किया भाई, अंगीठी जो होती है, अंगीठी बेटा, वो रख ली साथ में। अंगीठी जानते हो ना, कोयला लगाते हैं और उससे हीटिंग इफेक्ट आता है, जलता है, और उसको आपकी जो रूम है, आपका जो घर है, छोटा सा सेटअप है, वो गर्म हो जाता है, आपको ठंड से बचाव मिलता है ना। वो अंगीठी रखी हुई थी। उन्होंने रात को ये काम किया, अंगीठी रखी और फिर रूम को बंद किया चारों तरफ से कि हवा एक कोने से नहीं आनी चाहिए, कोई छोटा सा भी छेद नहीं दिखना चाहिए ताकि हवा अंदर आ जाए, नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो सब कुछ बंद कर दिया और 5-6-7 लोग अपने बैठ गए एक रूम के अंदर, अंगीठी लगा दी और सर्दियों का दिन था, कड़ाके की ठंडियाँ पड़ रही थी। चलो गर्म हो रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया। मूंगफलियाँ खाई गई, गजा खाई गई अच्छे से, और कहा तो नींद आ रही है, सोते हैं। सभी ने अपना आराम से बिस्तर लगाया और सो गए। अंगीठी वहीं जल रही है, कोयला उसमें जलता है बेटा और हीटिंग इफेक्ट्स आता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड उस रूम के अंदर बढ़ रही है बेटा। अब उस रूम के अंदर सोचो, बाहर से एयर अंदर आ नहीं सकती, ना ही अंदर की एयर बाहर जा सकती है। रूम एक क्लोज आइसोलेट स्पेस हो चुका था, है ना। अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये कोल ऑक्सीजन जितने भी अवेलेबल थी सबको कंज्यूम कर रहा था, कि कोल की बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, ऑक्सीजन की जरूरत, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है कोल। लेकिन बेटा जैसे जैसे टाइम निकला, 2 घंटे 3 घंटे निकले, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ सर्दियों का टाइम तो हमें पता चल गया था, है ना। जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था, कोल ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा था, क्योंकि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी। वो जो 8 से 10 लोग जो थे इस रूम के, वो भी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे थे। इंपैक्ट ये हुआ उस रूम के अंदर
उस क्लोज रूम के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लग गई, और ऑक्सीजन की डिफिशियंसी में अब कोल जो बर्न होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ड्यूरिंग इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कोल बर्न कर कर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना शुरू कर देता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही रूम में आया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, उन सभी लोगों के नॉस्ट्रल से होता लंग्स में पहुंच गया, और लंग से फिर डिफ्यूज करके एल्विलाई से डिफ्यूज करके पहुंच गया ब्लड में, और ब्लड में पहुंचते ही इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से बाइंड कर गया। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा। और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा कि हमने बताया कैसा है बेटा, ये परमानेंट बाइंडिंग करता है, परमानेंट बाइंडिंग करता है CO, राइट। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। CO के साथ हीमोग्लोबिन की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू CO2 एंड O2। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ? जैसे जैसे CO अंदर जाता जा रहा है, उस हीमोग्लोबिन का अमाउंट, परसेंटेज कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड होता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि मेजर अमाउंट हीमोग्लोबिन ब्लड का बाइंड कर चुका होगा। अब ऑक्सीजन बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर जाने वाला ही कोई नहीं है। ऑक्सीजन की एफिशिएंसी वैसे भी और कम हो गई थी, नहीं थी ऑक्सीजन वहां पर। तो पर्सन पहले जितने भी थे सब अनकॉन्शियस होने लगेंगे पहले, और फिर उन सब की डेथ हो गई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखो ये कहानी थी कि क्लोज रूम में हमें कोई अंगीठी जैसी चीजें नहीं जलानी चाहिए। कोई ऐसी चीज जो जल रही है, बर्न कर रही है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि बाहर से कोई गैस आ नहीं रही थी, ना ही अंदर से बाहर जा रही होती। इसलिए तो हमें याद कर रखना है, हीमोग्लोबिन CO से बाइंड कर कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर ब्लड के अंदर ही जितना हीमोग्लोबिन है कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड कर लेगा। तो आरबीसीज का जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। पहले ब्लड में डिटेक्ट हो जाएगी ये वाली बात। और अब बात प्रॉब्लम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि हमारा ब्लड अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा बेटा, ऑक्सीजन पहुंचा ही नहीं पा रहा। तो मेरे ब्रेन की सेल्स को, न्यूरॉन को ऑक्सीजन चाहिए यार। क्यों चाहिए? ब्रेन की सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि सेलुलर ऑक्सीडेशन करना है उसने ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर एटीपी बनाने हैं। अगर वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसको लेके जाने वाला कौन है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन तो दोस्ती करके बैठ गया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ परमानेंट। उस बंदे के आप, उस पर्सन में आप ऑक्सीजन डालोगे भी ना कि चलो उसको वेंटिलेटर पर लगा देते हैं, तो भी बेटा ये हीमोग्लोबिन इसके साथ जो बाइंडिंग है इसकी CO की, वो ब्रेक नहीं हो पा रही। बस जान तब बच सकती है कि जितनी जल्दी आइडेंटिफाई हो जाए, वो पर्सन को वहां से निकाल कर ऑक्सीजन दी जाए। तो जो बचा हुआ परसेंटेज है हीमोग्लोबिन का जो बाइंड नहीं हो पाया था, वो ऑक्सीजन से बाइंड हो जाएगा और फिर उसकी रिकवरी बढ़ जाएगी। ये क्योंकि हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए बेटा, आपके ब्रेन सेल को चाहिए। और ब्रेन सेल ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ब्रेन सेल डिवाइड नहीं करती, उनकी ऑक्सीजन ना होने पर वो फटाफट खत्म होने से शुरू हो जाएंगी, डेथ होना शुरू हो जाएगा, ब्रेन डेड, कोमा में जाएगा पर्सन, पहले अनकॉन्शियस, कोमा एंड देन पर्सन डेथ, कंसिडर कर लेते हैं इसको। डन बेटा? अब तो ये हमें क्लियर हो गया, हीमोग्लोबिन की बात क्लियर हो गई, इरिथ्रोसाइट आरबीसी की बात हो गई। तो हमने आरबीसी की बात, ब्लड कार्पसेस की बात पढ़ ली। अब मैं दूसरी सेल की बात करूंगा आपसे। दूसरी सेल मेरे पास है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, WBC, बिल्कुल राइट बेटा, WBCs, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। ये व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स की कुछ कैटेगरी है बेटा, जैसे कि हम लोग कहते हैं सर एसिडोफिल, हम लोग कहते हैं बेसोफिल, हम लोग कहते हैं न्यूट्रोफिल, हम लोग कहते हैं एक और कैटेगरी लिम्फोसाइट्स,
और हम लोग कहते हैं एक और कैटेगरी, दैट इज योर ब्लड प्लेटलेट, ब्लड प्लेटलेट्स। ये हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं, राइट। एसिडोफिल्स है बेटा, बेसोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं एंड ब्लड प्लेटलेट्स हैं, राइट। अब आपका मन कर रहा होगा सर इतनी सारी कैटेगरी अपनी बता दी, तो कुछ इनको थोड़ा सा कैटेगराइज और कर दो, मतलब थोड़ा सा ग्रुपिंग कर दो। तो बेटा ये वाली और ये वाली आपके ब्लड में प्रेजेंट है, इनकी शेप, इनके न्यूक्लियस के बेसिस पे इनका नाम दिया गया। जैसे एग्जांपल तो एसिडोफिल, एसिडिक स्टेन से स्टेन होती हैं ये। बेसोफिल बेसिक स्टेन से स्टेन होती हैं। न्यूट्रोफिल ये ना तो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह की स्टेन से स्टेन हो जाएगी, मतलब न्यूट्रल नेचर है इनका, राइट। लिम्फोसाइट की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इस लेवल पर अभी। क्यों? क्योंकि ये वो सेल्स हैं बेटा जो हम लोग कहते हैं कि ये इम्यून या इम्यून सेल या इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइट्स इम्यून सेल कह देते हैं इनको हम। जैसे आपने सुना होगा, इसकी फर्दर कैटेगरी मेरे पास मिलती है बी लिम्फोसाइट, और दूसरी कैटेगरी मुझे मिल रही है टी लिम्फोसाइट। जब मैं ये कहता हूं आपसे बी लिम्फोसाइट, मतलब ये हुआ बेटा, ये वो लिम्फोसाइट है जो आपके बॉडी में एंटीबॉडी बना रही है, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन बना रही है। अब आप कहेंगे सर ये इम्यूनोग्लोबुलिन का क्या फंडा है, ये एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी तो वही थी सर जो कोरोना वायरस में हमारी बॉडी के अंदर बन रही थी, हम लोग इम्यून हो रहे थे उसके अगेंस्ट। ये वही है क्या? हाँ वही है बेटा, एकदम वही है। ये एंटीबॉडी वही है जो किसी वायरस के अगेंस्ट बनती है बॉडी के अंदर। ये एंटीबॉडी वही है जो किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट बनाता हमारा बॉडी, उसे फाइट करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। किसी पैथोजन के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक एंटीबॉडी बनाता है जिसका नेचर प्रोटीन का होता है, जो प्रोटीन की बनी होती है, जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं हम लोग। वही एंटीबॉडी है बेटा, ये हमारे डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। और ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी में कौन बना रहा है? तो आंसर आएगा बी लिम्फोसाइट बेटा। तो बी लिम्फोसाइट क्या करता है? आप कहेंगे सर बी लिम्फोसाइट सिंथेसाइज व्हाट? सिंथेसाइज एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। हम लोग लिख देते हैं एंटीबॉडी को ए बी के फॉर्मेट में, स्मॉल लिख दिया ए बी, अल्फाबेट ए कैपिटल, बी छोटा, ए बी सिंबल हो गया। और इम्यूनोग्लोबिन जब लिखा होगा तो लिख देंगे आई एम जी, सिंबल आई एम जी, इम्यूनोग्लोबुलिन, दैट्स इट। जी को या कैपिटल में लिखते हैं बस, ये देखिएगा ये जी कैपिटल होता है एमजी में, इम्यूनोग्लोबुलिन, दैट्स इट। इम्यूनो जी फॉर ग्लोबुलिन। एंटीबॉडी कितने टाइप की होती है? टाइप भी होते हैं, हाँ होते हैं। एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, डी भी है, जी भी और एक एम भी है, पर वो आपको पढ़ने नहीं है अभी, 12th में पढ़ाऊंगा आपको मैं। जब अगर आप बायो अगर होगा आपके पास तो 12th में आपको डेफिनेटली बताऊंगा टाइप ऑफ एंटीबॉडी, उनके फंक्शन बताऊंगा। लेकिन अभी एक चीज बताऊंगा आपके लिए, क्या कि एक चीज याद कर लेना बस कि यार एंटीबॉडी ए जो होती है, एंटीबॉडी ए वो मिल्क में प्रेजेंट होती है। कौन सा मिल्क? ह्यूमन मिल्क बेटा, ह्यूमन मिल्क। हमारी मदर्स जो बेबी को फीड कराती हैं, जो मिल्क है बेबी फीड, वो मिल्क, ह्यूमन मिल्क में एंटीबॉडी ए होता है। और ड्यू टू दिस एंटीबॉडी ए बेटा हमारे जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनमें इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, वो फाइट कर पाते हैं बाहर से आने वाले पैथोजन से, इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है उसका एंटीबॉडी ए होने से, राइट। अब एक की बात समझ आएगी, सर मिल्क में, ह्यूमन मिल्क में एंटीबॉडी ए है, बहुत अच्छी बात है। क्या और भी जगह है क्या एंटीबॉडी ए मिलता है? हां, एक और जगह है, ह्यूमन सलाइवा। सलाइवा बेटा माउथ में जो होता है, दैट इज आल्सो कंटेनिंग एंटीबॉडी ए।
है ना। तो कई बार पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, कट गया, अरे कोई बात नहीं ऐसे कर लो, चूस लिया, ऐसे कर लिया। वो भाई ये जो सलाइवा है ना, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, जो किसी पैथोजन जो बैक्टीरिया यहां कटिंग के टाइम पे लग गया होगा उसको किल कर सकती है। ये रीजन था। डॉग्स को देखा बेटा, डॉग्स को उसके चोट कहीं लग जाए तो चाट चाट के साफ करता है पहले, वो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता, उसके पास कोई मेडिसिन नहीं है बेटा, उसकी हीलिंग खुद हो रही है। हीलिंग तो हमारी भी खुद होती है, लेकिन हमें अपने आप को प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्ट करना है बाहर से आने पैथोजन से। हम लोग बैंडेजेस लगाते हैं, हम एंटीबायोटिक्स, हम एंटीसेप्टिक का सोल्यूशन लगाते हैं, उसको बैंडेज का कवर कर देते हैं ताकि कोई फॉरेन मॉलिक्यूल पैथोजन ना चला जाए। बाकी हीलिंग तो भाई अपने आप ही होगी। 24 आवर में सेल डिवाइड करती हैं हमारे ह्यूमन सेल्स और सही हो जाएंगे हम लोग धीरे धीरे। चलो ये बात समझ आ गई बी लिम्फोसाइट की, एंटीबॉडी बनाती हैं। अब हमने कहा टी लिम्फोसाइट की बात कर लेते हैं बेटा। टी लिम्फोसाइट जो है ये बी लिम्फोसाइट बनाती थी एंटीबॉडी। टी लिम्फोसाइट कई कैटेगरी है बेटा यहां पर, टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर। ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, याद रहेगा ना।